हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, कंसेप्ट बूस्टर हम लोग देख रहे थे और उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बताया था इतिहास का। ये जो नेक्स्ट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है आपको 1857 की क्रांति। यदि मैं बात करूँ प्री हो मेंस हो, अगर बीपीएससी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो देखिएगा यहाँ से प्री से तो क्वेश्चन पूछता ही है, मेन्स का भी क्वेश्चन पूछता है। यदि आप यूपी दे रहे हो तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर बिहार टीआरई दे रहे हो तो वहाँ के भी आपको प्री में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट के साथ साथ यहाँ पर कंसेप्ट भी जानना जरूरी है ना। फैक्ट तो आप कहीं से भी देख लोगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें जानिए कि क्या सिनेरियो घटा था, क्या यह क्रांति पहले ही हुई थी या फिर मतलब कि इसके पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी या सडनली हो गई थी, है ना। सभी चीज़ों को देखेंगे, क्रांति क्या होता है, विद्रोह क्या होता है, दोनों क्या डिफरेंट होता है ना। इसलिए एक क्वेश्चन भी पूछता है आपको कि 1857 की क्रांति वाकई में क्रांति थी या विद्रोह था, है ना। तो कुछ डिफरेंस आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप बताओगे। तो चलिए आज इसी के संदर्भ में हम लोग शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके बीपीएससी के लिए, है ना। चलिए, तो अगर मैं क्रांति की बात करूं तो इससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी, है ना। कोई भी चीजें तुरंत नहीं हो जाती या सडनली नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर आप अभी जिस स्थिति में हैं, कुछ भी मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके पीछे कुछ घटनाएं घटी होंगी। मैं हूं, उसके पीछे कुछ घटनाएं हैं, या कुछ चीजें जो भी घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति के पहले भी कई सारे चीजें घटी थी। इसको हम लोग आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में भी जानेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्या अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया था इस क्रांति को करने का, या जो घटनाएं घटी थी। तो इसी के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो एक आपको 1850 में लेक्स लोकी कानून आया था, ठीक है। डलहौजी जी थे इस समय। तो इन्होंने है क्या ये, तो एक्चुअली पहले हिंदू धर्म में आपको क्या था कि यदि आप कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी जो है पिता के प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता था, ठीक है। तो अब चूंकि इनको ईसाई बनाना था अंग्रेजों को, अगर कोई हिंदू ईसाई बन रहा है तो भैया अगर किसी के पिताजी के पास अच्छा खासा अमाउंट हो तो बनेंगे नहीं, है ना। तो यहां पर एक समस्या इनको आ रही थी कि यार ये एक बड़ा रुकावट है ना। तो हिंदू रीति रिवाजों में कुछ परिवर्तन किए गए थे आपको इस कानून के माध्यम से। वह यह परिवर्तन था कि यदि कोई व्यक्ति, यानी यदि एक्स मान लीजिए कि आपको धर्म अपनाना चाह रहा है 1850 यानी लेक्स लोकी कानून के पहले, तो उसको अपने पिताजी के आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता। अब इस कानून के द्वारा एक्स यदि ईसाई धर्म अपनाएगा भी तो उसको यहां पर अपने पिता के संपत्ति का अधिकार बना रहेगा, हकदार बना रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ना कि यदि अब मान लो कि यहां पर पिता का हकदार भी बन रहा है ईसाई धर्म, तो आपके दिमाग में आएगा सर वो ईसाई धर्म फिर ग्रहण ही क्यों करेगा, उसको फायदा क्या। उसको फायदा ये मिलता था कि जो भी लोग ईसाई धर्म ग्रहण करते थे उनको ये लोग फैसिलिटीज देते थे, चाहे वो शिक्षा में फैसिलिटीज हो, है ना, चाहे वो जॉब में फैसिलिटीज हो, या जो कोई गरीब है तो उसको रहने होने की सुविधा दे देते थे। अगर देखिएगा कि आदिवासियों को कैसे इन्होंने ईसाई बना, केरला चले जाओ, झारखंड चले जाओ, या जो भी आपको ट्राइब जो एरिया है उसमें देखिएगा, क्यों, क्योंकि उनको फैसिलिटीज दी गई थी कि आपको इस धर्म में आइए, हम आपको कुछ फैसिलिटीज देंगे। हाँ, तो आपको ध्यान रखिएगा ईसाई धर्म अपनाने वालों को यहाँ पर इस कानून के माध्यम से, तो इससे हिंदू धर्म में असंतोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पहला रीजन था कि यहाँ पर हिंदू धर्म में असंतोष बढ़ा कि आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। सेकंड आते हैं, देखिए कहीं कहीं आपको 1854 भी लिखा रहता है, अगर दोनों आएगा तो 1852 मार दीजिएगा, है ना। एक कमीशन आया था आपको, इनाम कमीशन। इसमें था कि कुछ जमींदार अंग्रेजों के द्वारा जो आपको कई सारे व्यवस्थाएं चला रही थी, उसमें जो भू राजस्व वसूलने की जो बातें थी, भू राजस्व वाली चीजें जो थी, वहां पर आपको कहा जा रहा था कि कई सारे जमींदार यहाँ पर दूसरे वे में आपको पैसा ले रहे थे। तो इसी के कड़ाई के लिए डलहौजी ने क्या किया कि आपको जमींदारों की जांच का आदेश दे दिया। अब इससे क्या होता है कि कई सारे जमींदार गुस्से में आ गए कि भाई अभी तक तो हम तुम्हारे सबसे अच्छे थे और अचानक से आप हम पर जांच कीजिएगा। तो जमींदार वर्ग भी कई जगहों पर आपको अंग्रेजों के खिलाफ पहुंच गए थे इस कारण से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों डेट लिख दिया है, 1852 आपको दोनों आएगा तो मार दीजिएगा। इसके अलावा कई सारे सैनिक विद्रोह हुए थे। आपने आप पढ़ा होगा ब्रिटिश वर्सेस बंगाल। ब्रिटिश वर्सेस बंगाल में आपने देखा होगा मीर कासिम, है ना। तो ध्यान होगा कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय मीर कासिम को हटा दिया गया था बंगाल के नवाब से।
लेकिन नवाब के पद से हटा दीजिएगा, लेकिन कई सारे लोग तो रहेंगे ना कि हाँ भाई मेरे ये क्या है, नवाब थे, सैनिक। तो कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम अंग्रेजों का विरोध, फर्स्ट टाइम 1764 में बक्सर के युद्ध के समय एक टुकड़ी ने, सैनिक टुकड़ी ने, आपको मतलब ग्रुप्स ऑफ आपको जो मिलिट्री होता है, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नवाब के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो ब्रिटिश इतिहास में पहली बार आ रहा है कि सैनिकों ने आपको यहां पर पहला एक विद्रोह किया था, एक टुकड़ी ने मना कर दिया था कि अब भाई ये हमारे पूर्व नवाब है तो हम इन पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सैनिकों का दूसरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। यह धार्मिक विद्रोह था। अंग्रेज बहुत सारे नियम कानून लाते थे, पता ही होगा। कभी आपको संस्कृति में हस्तक्षेप करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी सामाजिक चीजों में हस्तक्षेप करते थे, नहीं करते थे। अब इन्होंने एक नियम लाया। नियम यह लाया, चूंकि हिंदू धर्म में क्या है, तिलक लगाते हैं लोग, है ना, पगड़ी पहनते हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना है। अब सैनिक विद्रोह कर दिए। देखो, धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मुसीबत पड़ेगा ही, धर्म के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो मुसीबत पड़ेगा ही। ठीक है। आप क्या है, आपका हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन भाई हम अपने धर्म को थोड़ी भूल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो तिलक और पगड़ी को जैसे इन्होंने बैन किया, विद्रोह हो गया। दूसरी घटना सैनिकों, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि 1857 में पहली बार सैनिकों का विद्रोह नहीं हुआ। सैनिकों ने कुछ कुछ घटनाओं को के पहले भी विद्रोह कर रखा था। क्लियर। थर्ड वन इज आपको 1824 में बैरकपुर में ही आपको 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र पार जाने से मना कर। यहां भी धर्म ही है। एक्चुअली हिंदू धर्म में माना जाता था कि समुद्र पार करना अपशगुन है, प्राचीन मतलब पहले में, है ना। चूंकि यहां पर अब अंग्रेज कहने लगे कि भाई अब हम तुम्हारे क्या है, सर्वे सर्वा हैं, तो आपको अब अफ्रीका भी जाना होगा, आपको अब यहाँ पर एशिया में भी जाना होगा, आपको इधर एशिया में भी जाना होगा, आपको यहाँ समुद्र पार करके जाना होगा। अब यहां पर विद्रोह हो गया कि भाई आप हमारे धर्म के साथ कर रहे हो, अपशगुन क्यों करवा रहे हो आप, हैं। तो आपको इस समय भी विद्रोह हुआ था। इसके बाद चौथा विद्रोह हुआ था फिरोजपुर के 64वीं रेजिमेंट में भत्ता, वेतन भत्ता, सैलरी और जो अलावेंस होता था उसके तहत। ये आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि अंग्रेज जो थे वो शुरू से ही नस्लीय भेदभाव करते थे। अंग्रेज यूरोपीय सिपाही और भारतीय सिपाही में, यूरोपीय सिपाहियों को ऑलवेज फैसिलिटीज दी जाती थी, भारतीय सिपाहियों को फैसिलिटीज उस तरीके से नहीं दी जाती थी, हालांकि उनका पद भी ऊंचा होने के बावजूद। सॉरी। क्लियर। इसके बाद एक अधिनियम और लाते हैं मिस्टर डलहौजी, वो होता है डाकघर अधिनियम पारित। इसमें क्या किया जाता था कि सैनिकों को डाकघर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कई सारे सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। अब ये कहे कि क्या है, क्या सुविधा, बंद करो सब। अब भाई सैनिक को तो पहले से आप सैलरी कम दे रहे हो, यूरोपियों की तुलना में इनका आपको वेतन भी कम है, तो ये लोग का कैसे काम चल रहा। तो इसके लिए भी विद्रोह हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति में जो आप विद्रोह देख रहे होंगे, यानी मंगल पांडे ने जो आपको विद्रोह प्रारंभ किया था, या बैरकपुर से जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, या दमदम से जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उससे पहले भी कई सारे सैनिकों ने विद्रोह कर रखा। देख रहे हैं। तो ये सब कुछ घटनाएं थी जिसके कारण से आपको 1857 की क्रांति आपको हुई थी। इसके अलावा मतलब ये कुछ मिलिट्री वाली चीजें थी जो निराशा अंदर की। इसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा कि क्या क्या आपको राजनीतिक कारण था, क्या क्या आपको आर्थिक कारण था, है ना, क्या क्या आपको सांस्कृतिक सामाजिक कारण था, तात्कालिक कारण क्या था, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो जनरली यहां लगातार आता है। वो सबसे पहला फैक्ट है, गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे आपको लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो पामस्टन। ये सब ध्यान रखिएगा। विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट थे, है ना। इनको मतलब जबरदस्ती का एक सिंबल के तौर पे किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले हमारे बादशाह ही थे, है ना, मुगलों का ही तो राज चल रहा था, तो आपको एक इनको बना दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। विद्रोह के समय कंपनी के मुख्य सेनापति एंजॉन थे। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कैंपबेल, ये ध्यान रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। और जब आपको सबसे पहले मेरठ के सैनिक दिल्ली के शास्त्रागार पे हमला करते तो उसमें कमिश्नर कौन होते थे? तो आपको जॉर्ज विलोबी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान जरूर से रखिएगा, है ना, कि कौन कौन क्या थे, क्या क्या नहीं थे। अब आते हैं एक वर्ड, क्रांति। एक प्रश्न पूछता है आप लोगों को मेंस में
कि 1857 की क्रांति वाकई में क्रांति थी या ये विद्रोह था। मैं क्रांति इसको क्यों कहूंगा, है ना, इसको विद्रोह क्यों नहीं कहूंगा, ये आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भैया ये क्रांति ही क्यों थी, विद्रोह क्यों नहीं था। इस पर हम लोग थोड़ा सा एक चीजों को देख लेते हैं। तो एक बेसिक यहां पर डिफरेंस देखते हैं कि क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। आइए, जनरल वे में मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, क्रांति विद्रोह में जो पहला आपको होता है क्रांति, देखिएगा कोई भी क्रांति, चाहे आप रशियन क्रांति देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो, है ना, सब एक प्लान के तहत हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, अमेरिकी क्रांति देख लीजिए, हर एक आपको प्लान की तरह होता है। यानी क्रांति जब भी होगा तो इसमें प्रॉपर प्लान होगा, है ना। तो क्या होता है, आपको वेल प्लान होता है, मतलब कि इसमें वैसा कुछ नहीं होता। इसमें होता है चीजें सडनली घट जाती है, या हो सकता है कि एक छोटे स्तर पे कुछ प्लान बनाया जाए कि हाँ हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, छोटे स्तर पे चीजों को लेकर। क्लियर। तो ये एक आपको डिफरेंस देखने को यहां पर मिलता है कि आपको वेल प्लान यहां पर नहीं होता है चीजें, पहली बात। तो आप 1857 की क्रांति में देखिएगा कि यह क्रांति बहुत वेल प्लान्ड नहीं थी। क्रांति का डेट कुछ और था, घटित कुछ और हो गया। बहादुर शाह जफर के नाम से कई जगहों पर लेटर भेजा गया, लोगों ने उसको आपको पालन नहीं किया, अपने तरीके से चीजें की, सैनिक अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा कि ये आपको 1857 की क्रांति में। सेकेंड आपको देखेंगे कि प्रमुख लीडर नहीं थे। इसमें प्रमुख लीडर होते हैं नेतृत्वकर्ता, बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता आपको होंगे, मतलब एक केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता। ठीक है, कि एक क्रांति चल रही है और एक केंद्रीय स्तर पर आपको लोग इसको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा विद्रोह में ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटी, इसलिए देखिएगा जनजातीय विद्रोह जो होता है ना, या जनजातीय क्रांति हम लोग कभी नहीं कहते, ट्राइबल आपको हम लोग क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन नहीं कहते। तो विद्रोह में नेता जो होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे होते हैं, या फिर आपको केंद्रीकृत संगठन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे, है ना। यहां पर चीजें केंद्रीकृत रहेंगी। केंद्रीकृत कहने का मतलब है कि आपको सेंट्रल वे में आपको चीजें क्या होती है, और यहां पर चीजें क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं, या फिर आपको न्यून स्तर पर होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज होता है कि अगर कोई क्रांति हो रहा है तो उसको प्लान होता है कि भाई हम लोग अगर जीत गए, अगर मैंने मान लो कि क्रांति की, तो भविष्य का प्लान होना चाहिए कि भाई क्या करें। 1857 क्रांति में देखिएगा ऐसा कुछ था नहीं, बस था कि अंग्रेजों को हटा देना है। ठीक है, तो इसमें आगे की नीति, आगे की रणनीति जो है वो आपको मायने रखती है, यहां पर नहीं रखती। ठीक है, यहां पर चीजें बस हो जाए, जैसे जनजातीय विद्रोह देखिए ना, बस क्या था, इनको हटा देना है। उसके बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं पता है। जैसे 1857 में देखिएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर चीजें चल रही थी, हटा देना है भाई, अंग्रेजों को हटा दो। ठीक है, तब आपके दिमाग में आएगा कि सर 1857 की क्रांति को फिर क्रांति क्यों कहते हैं, अभी तो हेडिंग डलवाए हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में कई सारे एक्सेप्शंस हैं, कई सारे चीजें हैं जो पहली बार घटित हो रही, कई सारे घटनाएं हैं जो पहली बार हो रही है, कई सारे आपको यहाँ पर अंग्रेजों की पुंगी है जो पहली बार बज रही है। तो बहुत मायनों में, है ना, हम लोग आपको इसको क्रांति कहते हैं। ये मैं डिटेल्स आपको पेड क्लास में पढ़ा रखा है। क्लियर, कि क्यों हम लोग उसको क्रांति कहते हैं, किस कारण से कहते हैं। अब आते हैं कुछ कारण, क्या क्या कारण थे भाई कि 1857 की क्रांति घटी। चलो ये तो टेम्पोररी आपको, सॉरी, अरे ये आपको इमीडिएट जो रीजन है, ये तो चलो ठीक है कि बंदूक चेंज किया, चर्बी वाले कारतूस लाए, है ना। लेकिन क्या केवल इसके कारण से उतनी बड़ी चीज हो गई? अगर मैं बात करूं कि क्या केवल उस कारण से इतनी बड़ी चीज हो गई, हो सकता है कि चलो ठीक, अंग्रेज कह देते कि अरे कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, है ना। एक सेकंड रुकना, ठीक है, बाद में कर लेंगे। रीस्टार्ट होने वाला था लैपटॉप, सॉरी डेस्कटॉप।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको यहां पर मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर मैं राजनीतिक कारण की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि राजनीतिक कारण क्या क्या था पॉलिटिकल वे में, तो भाई राजनीतिक कारण में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे वो थे मिस्टर डलहौजी। डलहौजी की नीति, डलहौजी की नीति क्या क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल्स अगर इस चीज को, तो आपको पता होगा कि इनकी क्या क्या नीतियां थी। हड़प की नीति, हड़प लो, है ना, राज्यों को हड़प लो। गोद प्रथा याद होगा कि आपको इन्होंने क्या कहा कि आपको जो एडॉप्टेड सन है उनको आप राजा नहीं बना सकते हैं कुछ राज्यों को। तो इसी के कारण से तो आपको होता है ना लखनऊ का, झांसी का। तो देखिएगा डलहौजी की कई सारे नीतियां थी जो यहाँ पर क्या हुई, डेंजरस बनी, जैसे व्यक्तिगत की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर कहिएगा कि हड़प की नीति, इसी को ही कहते हैं। एक आपको है कुशासन के आधार पर अवध को मिला लेना, ये बहुत बड़ी भूल कही जाती है। कुशासन के आधार पर अवध को मिलाना एक इनकी सबसे बड़ी भूल में से एक कही जाती है। इसके पीछे रीजन यह है कि आपको 1857 की भी बात करूं कि यहां पर ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा आपको अवध के ही सैनिक होते थे, और इन्होंने क्या किया, आपको इसको ही कर दिया, तो सैनिक रुष्ट हुए थे। ये सब नीतियां आपको इनकी थी डलहौजी की। इसके अलावा भी जैसे मैंने अभी बताया ना कि डाकघर अधिनियम में इन्होंने चेंजेस कर दिया, लेक्स लॉ की कानून पारित कर दिया, इनाम गांव कमीशन पारित किया। तो डलहौजी की ऐसी ऐसी कई सारी नीतियां थी जिसके तहत आपको यहां पर देखिएगा कि आपको भुगतान करना पड़ा इन लोगों को बाद में। क्लियर? इसके अलावा एक और कहा जाता है कि वेलेजली की जो नीतियां थी, वेलेजली की नीति कौन सी नीति? सहायक संधि, वो आगे जाकर प्रभाव करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डलहौजी की नीति के साथ साथ या फिर यहाँ लिख दीजिएगा अन्य कानून में वही लेक्स लॉ की, डाकघर अधिनियम, है ना, वही सब। इसके अलावा आपको कहीं कहीं वेलेजली वही इसने सहायक संधि सब्सिडी लाइन्स वगैरह का किया था, जिसके तहत आपको कई सारे राज्य नाराज थे, उन्होंने भी बाद में साथ दिया था। अगर सेकंड की बात करूं मैं आर्थिक, तो आर्थिक कारण आप लोग को यहां पर ध्यान होगा कि आर्थिक कारण में जो सबसे बड़ा पहलू है या फिर आर्थिक कारण में जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको यहां पर होती है आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, यानी धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो हस्तशिल्प का आपको पतन, है ना, हैंडीक्राफ्ट जो था, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, है ना, सब खत्म कर दिया था, तहस नहस। हस्तशिल्प का पतन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अभय सर PW टेलीग्राम ग्रुप है। हस्तशिल्प का पतन। क्लियर? तीसरा, जमींदार और साहूकारों का शोषण। जी हां, जमींदार और साहूकारों का शोषण। साहूकारों द्वारा शोषण, जिसको सपोर्ट इन्होंने ही किया, है ना। शोषण। इसके अलावा अन्य उद्योगों का पतन, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैश क्रॉप, नगदी फसल जबरदस्ती उगवाना, है ना, कैश क्रॉप, नगदी फसलों। कैश क्रॉप को जबरदस्ती उगाते थे, चावल और गेहूं के बदले में कहते थे कि तुम कपास उगाओ, तुम गन्ना उगाओ, है ना। तो ये सब जो रीजन थे, आर्थिक रीजन थे, इससे किसान परेशान थे। देखो होता क्या है, सिंपल सा चीज है, प्रायोरिटी आपकी क्या है यहाँ पर, अगर खाना, है ना, अगर हमारी प्रायोरिटी की बात करें तो हमारे पास 2-3 चीज है, इसीलिए तो आदमी संघर्ष कर रहा है ना, घर, खाना, कपड़ा, यही 3 चीज है। अगर ये ठीक ठाक तरीके से मिल जाए तो फिर टेंशन नहीं है ना। हाँ, अब इसमें है कि आपका घर कैसा हो, आपका खाना कैसा हो और आपका कपड़ा कैसा हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कहां तक रंग लाई। अब यहां पर हो क्या रहा था नगदी फसलों में कि किसान बेचारे यहां पर
धान गेहूं वगैरह या फिर जो भी फूड क्रॉप होते हैं, खाद्य फसल, उसको उगा रहे हैं। अब उसके स्थान पर ये लोग कह रहे हैं कि सुनो तुमको वो नहीं करना है। अब किसान क्या करते थे, उगाकर अपना रख लेते थे, भाई अपना उनका खाना तो होता ही था ना, घर तक खाना अपना हो गया, मेन चीज तो वही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि नकदी फसलों को उगा रहे हैं, और ये भी नहीं कि पैसा इसके बदले में ठीक ठाक दे रहा ना, पैसा वैसा कोई ठीक ठाक नहीं दे रहे हैं। इसके बदले जो चीज है वो बहुत ही आपको निम्न स्तर पर पैसा इनको मिलता था। मान लो कि मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए में बिक रहा है ना, तो इन लोगों को कम, इस लोगों को मुश्किल से उसमें से 15 या 20 रुपये ही मिलते थे। ये स्थिति थी, है ना। मैंने आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में, ददनी प्रथा वगैरह के तहत ये लोग पहले से अगर एग्रीमेंट वगैरह करवा लेते थे, इससे बहुत ही हालत खराब हुई थी किसानों की। किसानों की दुर्दशा बहुत ही, जो भारत एक सोने की चिड़िया कहते थे, उसको एकदम गरीब का आपको क्या कर दिया, घर बना दिया था। जाहिर सी बात है कि भारत क्या है, भारत में जनरली देखिएगा कि भारत की पृष्ठभूमि ग्रामीण है, गांव आज भी है सबसे ज्यादा। वहीं से चीजें जब खराब हो गई, और उस समय तो बात ही अलग, 1850-55 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चीजें वहीं से बहुत ही खराब हो गई थी। उद्योग आप लगवा नहीं रहे हो, है ना, विऔद्योगीकरण कर रहे हो, आप जमींदार साहूकारों को छूट दे रहे हो, यहाँ साहूकार आपको जबरदस्ती का आपको शुद्ध पे पैसा ले लेकर आपको परेशान कर रहे हैं। देखिएगा कि दक्कन का जो विद्रोह होता है 1875 में, एक बहुत बड़ा कारण होता है यही। इसके अलावा आपको हस्तशिल्प, छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट वाले, उनको आपने खत्म कर दिया, उसके जगह अपने कपड़े ला दिए, अपना सामान बेचने लगे। अब जाहिर सी बात है कि मान लो कि मैं हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए हुए चीजों को 100 रुपए बेच रहा हूँ। अब ब्रिटेन क्या कर रही है, मशीन से बनाए हुए चीजों को, चूंकि यहाँ पर ये क्या करवाते थे, इंपोर्ट टैक्स करते नहीं थे, तो इनकी वस्तुएं सस्ती हो जाती थी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो 100 रुपए का आइटम जो है, मान लो कि मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ एक सामान, है ना, अब वो ये क्या कर रहे हैं, 100 की जगह आपको 70 में बेच रहे हैं। और चूंकि मशीन से बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी थी, तो लोग क्या करने लगे, इसको वरीयता देने लगे। इसके जगह आज भी देखिएगा, अगर आपके आज क्यों चाइनीज मोबाइल जो ये सब है ज्यादा क्यों चर्चा, इसीलिए आपको पॉपुलर हुआ, क्योंकि आपको कम पैसे में चीजें अच्छी मिल जाती हैं, है ना। तो वही चीज है, देखो जहां पर पैसे की बात आएगी, जहां पर खरीदने की बात आएगी, एक ही प्रायोरिटी होती है कि भैया हमको कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाए। उस समय आदमी ये नहीं देखता है कि ये देसी है या विदेशी। आप कितने सामान जाकर खरीदते हो कि देखते हो कि हाँ भैया ये ब्रांड क्या है, कहाँ का ब्रांड, नहीं देखते होगे। देखे, पसंद आया, प्राइस ठीक ठाक रहा, आप परचेज कर ले। तो वही चीज आपको उस समय भी चीजें थी, क्योंकि आपको ये कॉमन चीज है, ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशनली ऐसा कर रहा था ना। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि दिखावा में करते हैं कि हाँ ये है वो है, लेकिन इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये खत्म हुआ हस्तशिल्प। बाद में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, दूसरा चीज की था कि वेलेस्ली ने या फिर डलहौजी ने क्या कर लिया था, कई सारे आपको रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अब रियासतों को ले लिया था, तो रियासत क्या कर रहे थे, क्योंकि रियासत क्या होते थे कि जो हस्तशिल्प का काफी सपोर्ट करते थे, है ना। अब वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोग को भाई प्रेशर है कि हमको अंग्रेजी सामान बेचना है, विदेशी सामान बेचवाना है, या उसको अपने एरिया में हम लोग को कवर करवाना है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पर क्या होती थी, घटित हो रही थी, जिसके कारण से आपको किसान नाराज थे। अरे एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ, किसान आपको नाराज थे, तो ये सब आपको बहुत बड़ा चीज मिला। अब आते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब सामाजिक सांस्कृतिक की अगर हम लोग बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक, तो इससे भी निराशा हुई। सबसे पहले तो देखिएगा कि ये लोग भारतीय, खासकर हिंदू धर्म में बहुत सारा हस्तक्षेप किए, हिंदू धर्म में हस्तक्षेप किए। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, हिंदू का कुछ मैरिज एक्ट आपका एक सती प्रथा, इसे तो हाँ ठीक है, लेकिन विद्रोह तो हुआ। क्यों हुआ कि आप हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, हम लोग देख लेंगे। ये एक अपना एक अलग एटीट्यूड है कि सती प्रथा या बाल विवाह जो था, देखिएगा कि बाल विवाह का आपको विद्रोह कई लोग किए कि भाई आप क्यों सुधार कर रहे हैं, हम लोग अपना कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपना कर लेंगे। ये ऑलवेज आपको यहाँ पर किया गया। इसके तहत देखिएगा कई सारे कानून लाए,
ठीक है, देखिएगा कि इससे संबंधित कई सारे कानून लाए गए, है ना, कई सारे एक्ट लाए गए। तो कई लोगों को पसंद नहीं आया, कई सारे जो थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे या फिर पुराने सोच के थे, कुछ कह रहे थे कि ये हमारी प्रथा है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग अपना कर लेंगे ना, आप क्यों हमारे में इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, ये हमारा आपको काम है। तो कई लोग नाराज थे इससे। क्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि एक ऐसा वर्ग जो कि थोड़ा सा, इसलिए देखिएगा कि आगे जाकर धार्मिक सुधार आंदोलन भी होता है इसी कारण से कि भाई जो चीजें खराब हैं, यानी सती प्रथा खराब है तो उसको ठीक करना होगा, है ना, अगर बाल विवाह गलत चीजें हैं तो उसको ठीक करना, इसलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बट इसमें जब आपको ये चेंज कर रहे थे तो आपको कई सारे आपको कानून लाए, ठीक है, कानून लाए, तो लोग नाराज, लोग क्या हो गए, नाराज होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये भी एक कारण था। अब आते हैं मिलिट्री, है ना, सैनिक कारण। सैनिक कारण तो बहुत ही है, इसमें से 2-3 तो ध्यान रखिएगा। सैनिक कारण में जो सबसे बड़ा चीज था वो था आपको नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव मतलब वही भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक, भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक। आप लोगों को पता है कि भारतीय सैनिकों में कुछ ही पोस्ट को छोड़कर, मतलब कुछ ही लोगों को छोड़कर इन लोगों को बड़ा पोस्ट दिया भी नहीं जाता था, छोटे नॉर्मल पोस्ट ही दिया जाता था। बड़े सैनिक को मान लीजिए कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस पोस्ट पे काफी समय से काम कर रहा हूं, पता चला कोई यूरोपीय आया, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे ऊपर इनको बैठा दिया, होता है ना। तो जाहिर सी बात है ये एक आपको रहेगा कि भाई वो मुझसे बाद में आया, मुझसे कम एक्सपीरियंस्ड, आप उसको मेरे ऊपर बैठा दिए, मतलब कि मेरे ऊपर प्रमोट कर दिए। तो ये बहुत ही कॉमन था उस समय। दूसरा वेतन भत्ता, वेतन भत्ता, सैलरी अलाउंस था, इन लोगों का बेचारों का कम था, इन लोगों का ज्यादा था। दूसरा खान पान में भी, खान पान इन लोगों को भैया मिलता था एकदम से चिकन बटर मसाला, है ना, तंदूरी चिकन, इन लोगों बेचारों को पनीर भी नसीब नहीं, जोक है ना, मजाक कर रहा था। एक कहने का मतलब है कि इनके साथ समस्याएं थी, काफी ज्यादा समस्या थी। इसके अलावा आपको एक और था कि सैनिकों, भाई सैनिक कौन है, हम ही लोग तो हैं, मतलब आम ही आदमी तो जाकर सैनिक में भर्ती होता है। आज मैं एक टीचर, कौन, मैं टीचर नॉर्मल, है ना, आप अगर कल बन जाइएगा ऑफिसर तो आप हम ही लोग के आसपास है, तो हमारे प्रति हमारी आस्था भी तो है, हमारा धर्म भी है ना, हम लोग रोबोट तो है नहीं कि भाई चलो इस फिक्स सेना बन गया आप तो ये रोबोट नहीं। सबका अपना आस्था होता है, धर्म होता है, सबका अपना विश्वास होता है। तो कई सारे भारतीय सैनिक थे जो कि आपको पुराने चीजों में विश्वास रखते थे या धर्म को प्रायोरिटी देते थे, मानते थे। अब यह सैनिक यहां पर अंग्रेज क्या किए कि भाई तुमको अब समुद्र पार जाना पड़ेगा, तुम जो तिलक लगा रहे हो हटाना पड़ेगा, पगड़ी पर नहीं पहनना पड़ेगा, कड़ा ये सब पहनते हैं जैसे, ये नहीं पहनना पड़ रहे, तो भाई सैनिक नाराज होंगे ही। तो ये भी है, इनके धर्म में भी छेड़छाड़ किया जा रहा था ना, धार्मिक कारण भी था। और धार्मिक कारण में इन्होंने इस्लाम के साथ, मुस्लिम के साथ भी किया, ऐसा नहीं केवल हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ भी करते थे। तो यह भी एक कारण था। सैनिक विद्रोह में एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी रहा है आप लोगों को कि अवध, देखो अवध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध का हड़पना, अवध को हड़पते हैं ये, है ना, किस आधार पे हड़पते हैं, कुशासन के आधार, मतलब कि यहां पर शासन अच्छा नहीं चल रहा है। 1856 में डलहौजी मिला लेते हैं। अब जैसे ही मिलाएं, समझिएगा वहां के किसान खुश नहीं। किसान कैसे खुश होंगे कि भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा था, हमारे राजा महाराजा थे, सब कुछ सही तरह आप कर रहे हैं, और जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो जान ही रहे कि ये लोग अपना अपने तरीके से भू राजस्व वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिए। अब किसान यहां पर रुष्ट, और अवध ये अंग्रेज सिपाहियों में अवध के सैनिक बहुत थे।
अवध के सैनिक बहुत थे। अब किसान इसी का ही पुत्र क्या बन रहा है, सैनिक बन रहा है ना, इसी का ही पुत्र। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किसान ही तो है ना इसकी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि किसान, किसान का बेटा। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, वर्दी पहन रहा है सैनिक का। इसीलिए आपको एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति वर्दीधारी सैनिकों की क्रांति थी, समझाइए। 1857 की क्रांति वर्दीधारी किसानों की क्रांति थी, वर्दीधारी किसानों की क्रांति थी, की क्रांति थी। समझ गए अब इस क्वेश्चन का? मान लो बीपीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो बना लोगे। वर्दीधारी किसान मतलब सैनिक, क्योंकि मैक्सिमम के पिता किसान। समझ गए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या पूछा था यूपीएससी? तो यूपीएससी चीजें कान ऐसे घुमा कर पकड़ता है, कान सीधा नहीं पकड़ता यूपीएससी कभी। तो पूछा था। अब चूंकि बीपीएससी में भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है कभी पूछ दे रिपीटेड, चूंकि ये लोग रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह से। तो आपको ये सैनिक कारण थे। बाद में एक आपको तात्कालिक कारण हुआ, वो तो सभी को पता होगा कि व्हाट इज आपको इमीडिएट रीजन। कहां गया तात्कालिक कारण? तात्कालिक कारण में यही है तात्कालिक कारण, इसी से आपको कहते हैं। तात्कालिक कारण क्या होता है कि आपको एक बंदूक चेंज कर दिया जाता है ना, एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें एक चीज होता है कि उसमें कारतूस को मुंह से खींचकर आपको वहां पर डालना पड़ता था। तो एक अफवाह फैल गई, मतलब उस समय के अकॉर्डिंगली अफवाह फैल गई। क्या अफवाह थी भाई? अफवाह यह थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी आपको मिक्स है, जो हम लोग दांत से खींच रहे हैं। तो अब ऐसा होगा तो इसमें हिंदू धर्म भी और मुस्लिम धर्म दोनों, इस्लाम धर्म दोनों भाई यहां पर विद्रोह करेंगे कि आप तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, मैं फिर कह रहा हूं, देखो धर्म अगर आ जाता है तो कितना भी तर्क मार लीजिए कोई फायदा नहीं होता है। धर्म के आगे तर्क की कोई जगह नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो धर्म चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का खराब हो रहा है। एक गाय का एक अफवाह था, उस समय कहा गया कि ये आप लोगों ने अफवाह कर दिया था, अफवाह फैलाया था, लेकिन बाद में शायद एक रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि नहीं, इसमें कुछ मिक्स था जरूर, मतलब कि आपको इस टाइप की चर्बी। तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बैरकपुर कहते हैं। सबसे पहला विद्रोह बैरकपुर में नहीं होता है, आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल, दमदम जो जगह है आपको अभी, दमदम, यहां के रेजिमेंट ने कहा कि भाई प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस आपको जगह पे सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे? तो सबसे पहले दमदम में हुआ था, 23 जनवरी 1857 को मना कर दिया था। सब बंगाल में घट रहा है। इसकी अफवाह आपको और बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है हर रेजिमेंट में कि अरे यार ये तो एक ऐसा लाए हैं कि मुंह से खींचना पड़ रहा है, चर्बी है, ये है, हमारा धर्म भी नष्ट कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी फलना चिलना जो भी है। तो बहरामपुर में भी विद्रोह होने लगा कि हम लोग नहीं करेंगे, बहुत तीव्र गति से। ऐसी चीजें क्या होती है, बहुत तीव्र गति से। सोचो उस समय व्हाट्सएप नहीं था, तब तीव्र गति से फैल रही है। व्हाट्सएप रहता तो एक ही दिन में विद्रोह हो जाता है ना, व्हाट्सएप फेसबुक रहता तो यहां पर फिर विद्रोह होता है, बहरामपुर में विद्रोह होता है 29 मार्च 1857 को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमारे अपने मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया। यस, विद्रोह किया, कहा कि हम लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने कई सारे सैनिकों, एक इनके दोस्त भी थे जो अंग्रेजी थे आपको, कैप्टन गार्डेट, वो भी आपको इन्हीं में मिल गए थे, मंगल पांडे का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं सही बोल रहा है। अब ये पूरा टीम बनाने लगे मंगल पांडे। और सोचिए कि एक सिपाही के रूप में थे, लेकिन अब इन्हें जबरदस्त थे, इन्होंने खुलेआम विद्रोह कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और बैरकपुर, मुर्शिदाबाद जो जगह है, वहां पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये मारने आ रहे थे हिरन को, कहा जाता है कि हिरन को मारने आए थे, दोनों लेफ्टिनेंट थे, बाघ मर गए। तो बाघ हो गए, है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन मर गया था, तो लेफ्टिनेंट बाघ हो गया। बाघ मतलब कि ऊपर।
तो लेफ्टिनेंट बाग मर गए थे और हीरोइन घायल हो गए थे। अब चूंकि आप एक लेफ्टिनेंट को मार रहे हैं, इसीलिए ही ऐसा नहीं था कि इनको विद्रोह करने के लिए फांसी दे दी गई थी ना, वो तो इनको हटा देता, सस्पेंड कर देता, लेकिन इन्होंने एक लेफ्टिनेंट को मार दिया था, जिसके कारण से वहीं पर इनको पकड़ लिया गया था और आपको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी। ध्यान रखिए कई जगहों पर यह गलत दूसरा डेट भी रहता है, लेकिन 8 अप्रैल 1857 सही डेट है। क्लियर? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो यहां से चीजें शुरू हुई। तो क्या आपको क्रांति यहां से नहीं, यहां से प्रारंभ नहीं, ये एक बेस तैयार होता है। अब ये अफवाह फैल गई हर जगह कि भाई हमारे सैनिक को आपने फांसी दे दी और आप जो है ये इस तरीके का कारतूस का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। बहुत तीव्र गति से फैल गई। बंगाल, सोचिए बंगाल में चीजें फैल रही हैं, पहुंच रहे हैं मेरठ यानी दिल्ली के निकट। दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है मेरठ। अब तो मेरठ एक्सप्रेस बना है तो और कम ही समय हो गया है, लेकिन फिर भी 2 घंटा लग जाता है ट्रैफिक, ड्यू टू ट्रैफिक। तो उस समय तो ऐसा ट्रैफिक था नहीं। अब आपको यहां पर क्या होता है कि मेरठ में यह चीजें फैलने लगती हैं और एक प्लान बनाया जाता है कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे इसका बड़े रूप में, दिल्ली चला जाए। क्योंकि हेडक्वार्टर सब कुछ दिल्ली है ना, मतलब सैनिक को नहीं कहा, वैसे तो आपको मेन सब कुछ कलकत्ता था, लेकिन यहां पर दिल्ली चलने की बात हुई और यहीं से क्रांति आपको क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी, तो क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। क्रांति बैरकपुर से प्रारंभ नहीं हुई थी। बैरकपुर में तो एक विद्रोह हो गया था, फिर मंगल पांडे जी को सजा मतलब फांसी दे दी गई। क्रांति जो स्टार्ट होती है 11 मई 1857 को जो है आपको यहां पर स्टार्ट होती है, जब सुबह सुबह निकलते हैं वहां के सैनिक दिल्ली कूच करने, और 12 मई को ये दिल्ली कूच कर लेते हैं, मतलब दिल्ली पे एक अधिकार कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि लोग फंस जाते हैं और गलत गलत आपको यहां पर चीजों को कर लेते हैं। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि आपको प्रश्न पूछेगा कि आया हुआ प्रश्न है कि मेरठ की 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी आपको दिल्ली में, सॉरी मेरठ, ना कि बैरकपुर। बैरकपुर मत मार दीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक प्लान बनाना जरूरी था, सैनिक तो आ गए थे, अब प्लान बनाना जरूरी था कि भाई अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए चलते हैं, किसी ना किसी को तो नेता रखना है ना, बिना नेता के कैसे भाई, एक सिंबल के रूप में कोई ना कोई तो रहे। जैसे आज ही आप लोग मान लीजिए किसी चीज का आंदोलन करने जाते हो तो कोई ना कोई नेता होता है ना, कोई ना कोई छात्र नेता होता है या कोई ना कोई लीड करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो मान लीजिए कि हजारों संख्या में सबको लीड कर रहा है, इससे तो अव्यवस्था फैल जाती है ना। तो एक लीडर चाहिए होता है। अब लीडर कौन दिख रहा, तो सबको दिखे भैया बादशाह, हमारे पूर्व बादशाह बहादुर शाह जफर मुगल थे। और इन्हीं को क्यों चुना गया, अब आपके दिमाग में आ सकता है इन्हीं को क्यों चुना गया, ये तो कहा जाता है कि बूढ़े हो चुके थे, कमजोर थे। देखो चुनने का एक था कि इसके पहले मुगल ही राज कर रहे थे, मुगल ही राज कर रहे थे, तो इनको एक सिंबॉलिक रूप में चुना गया कि भाई हमारे बादशाह आप ही। और वहां पर अभी भी मुगलों का थोड़ा सा दिल्ली वोली में हर जगह था कि भाई हमारे मुख्य यही हैं, बहादुर शाह जफर ही हैं, तो इनको आपको चुन लिया गया था। लेकिन आपको मेन जो लीड कर रहे थे बख्त खान कर रहे थे, इनको तो जस्ट आपको एक उस तौर पे चुन लिया गया था कि हमारे नेता, और इन्हीं के नाम से अन्य रियासतों में आपको भेजा भी गया था, संदेश भी भेजा गया था कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को करेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे प्लान है। हालांकि किसी ने इसको फॉलो नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको वास्तविक यहां पर किसका अधिकार था, तो वास्तविक जो अधिकार था वो आपको बख्त खान यहां पर नेतृत्व कर रहे थे। यहीं पर आपको बहुत तीव्र गति से, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही आपको यहां पर बताया था, इन्हीं को आपको ये जो देख रहे हैं ना दिल्ली शास्त्रागार, इस सबसे पहले अटैक इसी पर करते हैं और इसी पे ही कब्जा कर लेते। इसलिए यहां पर ये प्रश्न पूछता है कि जॉर्ज विलोबी कहां के आपको यहां पर थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब दिल्ली पर चूंकि आपको बहुत तीव्र गति से होने लगा था, तो बहादुर शाह जफर जो है वो यहां पर इनको फरार कर दिया गया कि भाई हट जाइए नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो ये बाबर कह रहा हूं, हुमायूं का मकबरा, ये वहीं पर चले गए थे। ये भी दिल्ली में ही कहा जाता है कि किसी ने बता दिया था कि भाई आपको वहां चले जाइए नहीं तो आपको यहां पर ये लोग क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। सबसे पहले दिल्ली में जो नेतृत्व करते हैं अंग्रेजों का वो होते हैं निकोलसन।
लेकिन ये मारे जाता, निकोलसन निकल गए, जैसे बाघ बाघ हो गए थे ना, निकोलसन निकल गए थे, मतलब ये मारे गए थे। कहने का मतलब ये है कि निकोलसन यहां पर मारे गए थे। अब इसके बाद निकोलसन मारे गए थे तो बुलाया गया हडसन को। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट, निकोलसन इज इंपॉर्टेंट, हडसन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हडसन ने आपको दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और ना ही आपको बहादुर शाह को गिरफ्तार किया, बल्कि इनके पुत्र और पोते मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, उनके पोते थे अबू बकर, इन सबको मार दिया। यहीं पर दिल्ली में ही देखिएगा, पुरानी दिल्ली में ही एक खूनी दरवाजा है। कहा जाता है कि कोई हॉरर जगह नहीं है, कहा जाता है कि वहां पर मुगल क्या करते थे, दंड देते थे। तो कहा जाता है कि हडसन ने वहीं पर तीनों को मार दिया था, तीनों को मारा और आपको उसका सर बहादुर शाह जफर को पेश करते। कितना निर्दयी होगा ये सोच लीजिए, कितना निर्दयी होगा। फिर बाद में इसको क्या कहा जाता है कि जाओ इसको रंगून भेज दो, तो फिर इनको रंगून भेज दिया जाता है इनकी आपको बेगम के साथ, ठीक है, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती। ये सभी घटनाएं जो दिल्ली में चल रही थी, इसको साक्षात आपको किसने देखा, वही आपके मिर्जा गालिब जी, जिसके शेरो शायरी सुनकर आप लोग उदास हो जाते है ना, जबरदस्ती का, वही आपको घटनाएं मिर्जा गालिब देख रहे थे। ये क्वेश्चन पूछता है, इनका बर्थ आपको रहता है मिर्जा गालिब का आगरा में, लेकिन ये दिल्ली में ही आपको पुराने आपको दिल्ली में ही आपको इनका घर है, वहीं पर ये। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से प्रसिद्ध शायर जो हैं उन्होंने 1857 की क्रांति की घटना को देखा था, तो ये मिर्जा गालिब थे। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इन्होंने आपको इन सभी घटनाओं को देखा था। कहा जाता है कि आपको एक व्यक्ति थे इलाही बख्श, एक व्यक्ति थे इलाही बख्श, इन्होंने ही आपको बता दिया था अंग्रेजों को कि देखो भाई वो छुपे हुए हैं हुमायूं के मकबरे में। देखो कोई ना कोई ऐसा होता है ना, कोई ना कोई आपको ऐसा होता है कि बता देगा कि देखो ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। कोई अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, तो वही चीज है, अपने ही दुश्मन बन गए, अपने ही दुश्मन बन गए। तो कहा जाता है कि इसी के द्वारा ये किया जाता है। इस प्रकार से आपको 12 मई से लेकर आपको 19 सितंबर तक क्या है, कब्जा रहा भारतीयों का। उसके बाद 20 सितंबर को ये फिर से अंग्रेज जो है दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस क्षेत्र पर अपना अधिकार किए हैं, आपको दिल्ली पे भारतीय सैनिक भी, और पहली बार छूटता भी है दिल्ली ही, ठीक है। तो ये है दिल्ली की कहानी, और ध्यान रखिएगा यहीं से आपको प्रसार भी होता है। अब आते हैं लखनऊ। लखनऊ का नेतृत्व तो आपको हजरत बेगम कर रही थी, है ना, क्योंकि यह तीव्र गति से बहुत जगह। इनका भी एक था कि इनको अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित करना था, और अंग्रेज क्या कर लिए थे कि कुशासन के आधार पर मिला लिए थे। तो कहा जाता है कि यहीं पर नाना साहब भी आए थे, इनको थोड़ा सा वो सपोर्ट किया, तात्या टोपे भी मिले थे। हालांकि इन्होंने नेतृत्व तो अपना खुद ही किया था। तो कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त रूप से क्या किया, लखनऊ में अपने मतलब युद्ध हुआ था उसमें संभाला, और इसी में चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारे जाते हैं। चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद कैम्पबेल को भेजा जाता है। कैम्पबेल चूंकि मैंने बताया था ना मुख्य सेनापति, इनको बाद में बुलाया गया था, थोड़े से अच्छे थे ये, और ये लखनऊ में क्या करते हैं, इनको पराजित कर कर आपको लखनऊ पे कब्जा कर लेते हैं। अब हजरत महल को खोजा गया कि भाई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, तो हजरत महल आपको कहा जाता है कि नेपाल चली, इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। कहा जाता है कि नेपाल चली गई थी भागकर, चूंकि अंग्रेज पकड़ते तो जान ही रहे हैं, तो यहीं पर कहा जाता है कि फिर ये पकड़ाई नहीं थी, ये नेपाल आपको चली गई थी। क्लियर। अब आते हैं कानपुर। चूंकि देखो यहां भी ध्यान रखिएगा एक चीज मैं आपको बता, कानपुर और लखनऊ दोनों पास पास है, तो वहां पर भी कैम्पबेल नहीं किया था, लखनऊ में भी याद करने का तरीका, ठीक है, और आपको कानपुर में भी फाइनली कैम्पबेल के द्वारा ही किया गया था। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको कानपुर में कौन करे, नाना साहब। देखिए तात्या टोपे नाना साहब के भी सपोर्टर रहे, आगे जाकर देखिएगा कि लक्ष्मीबाई के साथ भी आपको इन्होंने सपोर्ट किया था, लक्ष्मीबाई को भी। क्लियर। तो होता क्या है कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो इनको पेंशन, दत्तक एडॉप्टेड सन थे, तो इनको पेंशन चाहिए था। इनको पेंशन मना हो गया था कि नहीं मिलेगा आपको पेंशन। अब भाई पेंशन नहीं मिलेगा तो नाराज, और पेशवा थे, एडॉप्टेड सन थे, लेकिन क्या हुआ, पेशवा तो थे। तो ये कहे कि भाई आपने तो प्रॉमिस किया था पेशवा से कि भाई पेंशन मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई पेंशन नहीं मिलेगा, आपको जैसे करना है कर लीजिए। इसी से नाराज थे नाना साहब, और नाना साहब ने इसी के लिए ही कहा जाता है कि इसी के लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। क्योंकि विद्रोह हो रहा था तो इन्होंने कहा कि भाई नाराज तो मैं भी हूं, इसलिए देखिए कहा जाता है
कि 1857 की क्रांति का सफल उस तरीके से नहीं होना, हालांकि यह तात्कालिक रूप से सफल नहीं दिखता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से तो सफल ही दिखता है, मोटिवेट किया ऑलवेज। इसके पीछे एक रीजन यही कहा जाता है कि सभी जो आपको इसमें नेतृत्व करता थे वो खुद के लिए कर रहे थे, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, उनको भी अपने पुत्र को सब नवाब बनाना था, चाहे आपको हजरत महल हो, चाहे वो आपको नाना साहब हो, ये सभी क्या कर रहे थे अपने लिए। मान लीजिए इनको पेंशन देता तो ये लड़ते नहीं लड़ते। मान लीजिए कि आपको हजरत बेगम के पुत्र को नवाब घोषित कर दिया तो लड़ते नहीं लड़ती। रानी झांसी लड़ती नहीं लड़ती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको, या फिर कई सारे जो आपको रियासत ने विद्रोह किया था उसके पीछे रीजन था कि इनका इंटरफेयर, अगर अंग्रेज कहते ठीक है भैया तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो भी लोग कहते कि नहीं लड़ेंगे, तो इसीलिए भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह जैसे ही करते हैं ये कानपुर छावनी के कमांडर पर अटैक कर देते हैं, और वहां के कमांडर आत्मसमर्पण कर देते, कहते कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम लोग को जहां ले जाना ले चलिए, कोई इशू नहीं है। तो कहा जाता है कि कई सारे सैनिकों को, उनकी बीबी बच्चे को ये लोग कानपुर से आपको ले जा रहे थे। वहीं पर एक जगह है सती चौरा, और एक आपको घर है जिसका नाम है बीबीगढ़ एरिया। तो कई जगहों पे कहा जाता है कि इन्होंने कई महिला और बच्चों को यहां पर बंदी बनाकर मरवा दिया था। हालांकि आगे जाकर कई इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, नाना साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वहां पर सैनिकों के द्वारा कुछ आपको यहाँ पर चीजें हो गई थी इस कारण से। तो कहा जाता है कि इसी कारण से, है ना, ये काफी आपको एग्रेसिव हो गया था ये कानपुर वाला। इसके बाद आपको हैनलॉक को भेजा गया था, नील आए कानपुर विद्रोह को दबाने, उनके खिलाफ लड़े, लेकिन अंततः कैम्बल जो है 16 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अधिकार करवा लेते हैं। यहाँ भी कैम्बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैम्बल जो होते हैं लखनऊ में, यहाँ पर, या हडसन जो होते हैं, ये लोग थोड़े से प्रमुख रूप से थोड़े से महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी होते हैं, सैन्य अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कानपुर, आप लोगों को बस ये सब ध्यान रखना होगा कि कौन नेतृत्व करता था, दबाया किसने था, है ना, या फिर उस पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार किसने दिलवाया था, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आते हैं झांसी। झांसी का तो सबको पता होगा कि भाई, किसी को पता हो चाहे नहीं हो, झांसी का तो सभी को पता होता है ना। इसके पीछे रीजन है कि जो हमारी लक्ष्मीबाई जी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपको यहाँ पर लीडर, है ना। तो आइए, इनका नाम मणि था, मणिकर्णिका इनको कहते थे, है ना, मनु जनरली इनको कहते थे, लेकिन मणिकर्णिका इनका नाम था। गंगाधर राव आपको इनके पति थे, एंड इनके पुत्र थे दत्तक, मतलब कि एडॉप्टेड सन। ठीक है, दामोदर राव। क्लियर। अब मैंने भी बताया ना कि एक आपको डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, जिसके तहत एडॉप्टेड सन जिसके होंगे आपको अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, अगर अंग्रेज चाहेंगे तो फिर आपको वहां पर उनको नवाब बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। क्लियर। तो झांसी जो है यहां पर, इसी को लेकर आपको लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो कहा जाता है कि रानी ने आपको 5 जून को ही घेरा है, घेरा नहीं, 5 जून को ही, यानी आपको इन्वायरमेंट डे के दिन ही झांसी में विद्रोह कर दिया। अब जैसे ही झांसी विद्रोह हुआ, आपको कुछ ही समय बाद हीरोज आपको वहां पर अपनी सेना को लेकर आने लगे और झांसी को घेरने लगे। तो यहीं पर रानी को कहा गया कि यहां से आप चल जाइए, नहीं तो आपको ये पकड़ लेंगे, क्योंकि इनकी सेना बहुत है, हम लोग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इनके साथ हम लोग उस तरीके से लड़ पाए। तो रानी को भी लगा, लक्ष्मीबाई जी को भी, कि नहीं सही बात है, यहाँ से आपको चले जाना ही सही है। अब यहाँ पर आपको जब जा रही हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो कहा जाता है कि कालपीस होते हुए ग्वालियर पहुंची, सिंधिया के एरिया में। अब देखिए, सिंधिया के पास गई तो कहीं भाई कि हमारा सैनिक टुकड़ी है, आप भी अपना सैनिक टुकड़ी बताइए, और मिलकर अंग्रेजों से लड़े। अब सिंधिया की प्रायोरिटी कुछ और थी, ये तो अंग्रेज के साथ शुरू से ही रहे। देखो, प्रायोरिटी का खेल हर जगह होता है, प्रायोरिटी का खेल हर जगह होता है। प्राथमिकता, किस चीज की प्राथमिकता आप दे रहे हैं अपने जिंदगी में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सिंधिया है, इनकी प्राथमिकता क्या थी? इनकी प्राथमिकता थी कि अपने जो एक बेस है उनको बनाए रखना। इनको पता था कि अंग्रेजों से पंगा लेंगे तो अंग्रेज उनको भी नुकसान करेंगे। तो सिंधिया ने सीधा मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपका साथ नहीं दे सकते।
सीधा मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं थे, क्योंकि इनकी प्राथमिकता क्या थी? इनकी प्राथमिकता थी कि अंग्रेजों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को बचाए रखना मजबूत तरीके से। ये मराठों के वक्त से ही काफी आपको अंग्रेजों के साथ ये बीच बचाव या फिर ठीक ठाक इनका रिलेशन रहा है। आप मराठा में मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया है कि सिंधिया ऑलवेज क्या करते थे कि अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा इनका अपना अच्छा बना कर रखते थे। तो इनकी प्राथमिकता तो रानी लक्ष्मीबाई थी नहीं, इनको टाल कह रहे नहीं ठीक है ये है वो है, लेकिन भाई रानी लक्ष्मीबाई समझ गई तो सिंधिया ने भी इनको मना कर दिया था कि नहीं। लेकिन सैनिकों, सोचिए सिंधिया के कई सारे सैनिक, यस ये सिंधिया के सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रानी के साथ दिया, कहा सिंधिया से कि भाई हम लोग रानी के साथ देंगे। उधर से तात्या टोपे भी पहुंच गए कुछ सैनिकों के साथ, इधर रानी की अब कुछ सैनिक आ गए, इधर आपको ग्वालियर के कुछ सैनिक मिल गए, तात्या टोपे भी आ गए कुछ सैनिकों के साथ। तो इनके सैनिक आपको ठीक ठाक होने लगे और यहीं पर फिर आपको भीषण लड़ाई होती है वहीं ग्वालियर में। और लेकिन चूंकि आपको अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक चीजें थी, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स थे, है ना, वेल ट्रेंड आपको वहां की मिलिट्री थी और बड़ी संख्या में भी थी, तो हीरोज एंड स्मिथ इन दोनों ने दोनों तरफ से घेर लिया था और रानी लक्ष्मीबाई यहां पर आपको लड़ रही थी, लेकिन अंततः वह टिक नहीं पाई और वीरगति को प्राप्त हुई। इसलिए हीरोज ने कहा भी था कि ये जो शरीर लेटा हुआ है भूमि पर, ये आपको युद्ध में इकलौता मर्द था। सोचिए इनकी बहादुरी का लेवल क्या होगा कि एक अंग्रेज ऐसा बोल रहा है, पानी पिला दी थी, ठीक है। तो हल्के में किसी को मत लीजिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने पर आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को ऑलवेज क्यों कहता हूं, आप लोग जो कहते हैं कि सर डिमोटिवेट हो गए हैं, सर ये हो गया है, सर वो हो गया है, तो मैं क्या बोलता हूं कि आप लोग कम नहीं है, अपने आप पर आप लोग आइए, पढ़ाई कीजिए। जैसे अगर भाई सभी जो भी टॉपर्स हैं आप लोग के बीच के ही हैं, है ना, बस अंतर होता है कि उन्होंने सही समय पर सही काम किया, आप सही समय पर सही काम नहीं कर रहे हैं। सही समय पर वो आपको पढ़ाई कर रहे हैं, सही समय पर सब कुछ कर रहे हैं। पढ़ाई करने का मतलब स्वस्थ पढ़ाई, पढ़ाई करने का मतलब कि रटंत विद्या नहीं। स्वस्थ पढ़ाई उसको कहते हैं जिसका कि आपको इन फ्यूचर भी काफी काम आता है। मतलब कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, जैसे अभी मैंने आपको कई सारे इसमें कंसेप्ट भी बताए, तो ये सब चीजें क्या है, अगर आप एक अच्छे तरीके से आपका एकदम दिमाग एकदम सही है, कंसंट्रेट कर रहा है, तब ये सब चीजें समझ में आएगी। अगर आप चीजों को रटने का प्रयास कीजिएगा ना तो फिर चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है। और काबिलियत सबके अंदर होती, काबिलियत सबके अंदर। जब उतने सारे मर्द में ये इकलौती आपको महिला को कहा जा रहा है कि ये इकलौती मर्द थी, क्यों, क्योंकि इसने छक्के छुड़ा दिए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। तो काबिलियत था, काबिलियत सब में होती है, लेकिन कब आप अपने काबिलियत को पहचानिएगा डिपेंड करता है। कई लोग अपने काबिलियत को 40+ में पहचानते जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना। कोई 22 साल में ही काबिलियत पहचान लेता है। सभी का गेम क्या होता है, सभी चीजों की होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आप लोग क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता किस चीज पर दे रहे हैं? प्राथमिकता आप पढ़ाई पे दे रहे हैं, प्राथमिकता आप खेलकूद पे दे रहे हैं, प्राथमिकता आप घूमने पे दे रहे हैं, कि प्राथमिकता आप दोस्त साथी पे दे रहे हैं? तो डिपेंड करता है, वही प्राथमिकता आपका फ्यूचर निर्धारित करती है। इस चीज को समझ रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखें, हीरोज ने कहा था आपको रानी के लिए ये शब्द। अब आते हैं नेक्स्ट बिहार, अपना बिहार। बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। फिर आगे आपको आते हैं ये भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कुंवर सिंह को ही जनरली कहते हैं। लेकिन बीपीएससी ने, देखो बीपीएससी क्या है, जो उसने 5 ऑप्शन वाला गेम खेला था ना, उसमें बहुत कंफ्यूज करता था। कभी मानता था कि कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे, एक बार मान लिया कि दोनों थे, है ना। देखे हैं कि नहीं वो प्रश्न, समझ ही नहीं आता वो क्या मानेगा, कब मानेगा, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो नेतृत्वकर्ता मेन कुंवर सिंह थे। अंग्रेज जो थे जिन्होंने दबाया था विलियम टेलर एंड आपको बिसेंट आयर थे, ठीक है, बिसेंट है, 1 सेकेंड, ठीक है, विसेंट आयर। पटना सिटी से यह स्टार्ट होता है। पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। पीर अली से आपको ये चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला विरोध यही करते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक विक्रेता थे, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पटना से किसने के द्वारा, ध्यान रखिएगा पटना है या आपको ये, तो ध्यान रखिएगा पीर अली पुस्तक विक्रेता।
ठीक है, इन्होंने किया, फिर इनको पकड़कर फिर इनको फांसी दे दी गई थी। फिर वहां से चीजें बहुत तीव्र गति से फैलने लगी। असली जो काम आपको यहाँ पर करते हैं वो होते हैं कुंवर सिंह, जगदीशपुर के, है ना। कुंवर सिंह एक बड़े जमींदार थे और वहां पर इनकी अपनी फैक्ट्री वगैरह भी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब अच्छे मतलब थे, लेकिन काफी एजड थे। तो सबसे पहले कुंवर सिंह ने क्या किया, आकर आरा पे कब्जा कर लिया। अब जैसे ही आपको इसको पता चलता है टेलर को, आयर को, कि अरे यार कुंवर सिंह आरा पे कब्जा कर लिया। अब आरा पे जैसे ही कब्जा किया, इनको डर था कि दानापुर की छावनी जो है आपको वो तुरंत मिल जाएगी, वहां पे विद्रोह हो जाएगा, डर होगा ना अंग्रेजों को। तो आरा पे कब्जा छुड़वाने पहुंच रहे हैं। तब तक कुंवर सिंह को बता दिया गया था कि भाई यहां से निकल जाइए, देखिए बड़ी संख्या में आ रही है, बड़ी टुकड़ी आ रही है जो कि आपको अरेस्ट करने ही आ रही। अब कुंवर सिंह क्या है, उनको चलो ठीक है, तो अगर आरा से ये सीधा सासाराम से आपको होते हुए, ठीक है, ये आजमगढ़ पहुंचते हैं। आजमगढ़ में आपको एक क्षेत्र होता है अतरौलिया, वहां पर इनकी लड़ाई हो जाती है मिलमैन से, लेकिन मिलमैन को भी पराजित कर। ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह कोई युद्ध हारे नहीं, एक भी युद्ध नहीं हारे था 1897 की क्रांति में, घायल होने के बावजूद भी ये जीतते रहे थे। इसलिए कैनिंग को बाद में एक नोटिस देना पड़ा कि भाई इसके लिए इनाम घोषित करते हैं, लेकिन इनको पकड़ो। सोच लीजिए 80 साल के थे, 80 साल की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना। तो यही थे अब कुंवर सिंह, पानी पिला लिए थे। तो अतरौलिया जगह पे मिलमन आते लड़ने, सोच रहे थे कि भाई ये भागे भागे कैसे जीतेंगे, लेकिन इनकी अपनी सैनिक टुकड़ी थी, इनको हटा दिए, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पर अवध के बादशाह इनको बुलाते भी हैं, है ना, और जो भी कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती है आपको ये इनको देते। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि आपको ये कहाँ के बादशाह बुलाए थे, तो ये पता चला था कि आजमगढ़ में थे। इसके बाद आपको ली ग्रैंड और सिख सेना लड़ती है जगदीशपुर के निकट, लेकिन वहां पर भी पराजित करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहीं पर घायल हो गए थे और ये अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिए थे। घायल हो गए थे, गोली लग गई थी, कहा जाता है हाथ काटकर आपको कर दिए थे। अब चूंकि घायल हैं, इलाज नहीं है ना, घायल हैं इलाज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कितने दिन तक सर्वाइव कीजिएगा। तो कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान पर नहीं हार मर रहे हैं। ये 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु होती है। क्लियर, कहीं कहीं आपको दूसरा डेट भी देता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर, ध्यान रखना। इसके बाद गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से अमर सिंह नेतृत्व करते हैं। गोरिल्ला युद्ध मतलब छुप कर युद्ध करना, ठीक है। नेपाल के तराई क्षेत्रों से आपको लड़ाई करते हैं, फिर आपको ये जगदीशपुर से भी करते हैं। उसके अमर सिंह बहुत दिनों तक कमान संभालते हैं। उसके बाद फिर जाकर आपको फाइनली बिसेंट आयर और टेलर ने आपको बिहार के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। क्लियर, तो इस प्रकार से बिहार भी आपको यहाँ पर ये होता है। इसके प्रभाव क्या हुआ 1857, ये तो और भी है, और भी मैं आपको इसमें फैक्ट डाल रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मुख्य मुख्य जगह थे जहां से आपको चीजें आपको पढ़नी थी। प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यह होता है कि अब कंपनी के हाथ से, अभी तक कंपनी संभाल रही थी ना, कंपनी से हाथ से अब आपको क्राउन पे चला गया। क्राउन मतलब कि अब आपको सीधा ब्रिटिश सरकार, अब जो है आपको ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गई सत्ता। पहला तो ये प्रभाव पड़ा। सेकंड प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीयों की संख्या कम की गई, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुपात अभी भी ज्यादा था। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, फंस जाइएगा। जैसे मान लो कि पहले भारतीय, मान लो कि ये भारतीय और ये यूरोपीय, भारतीय मान लो कि पहले 1000 होते थे, ठीक है, अब ये 100, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, इनकी संख्या घटा दी गई 500, अब ये 200। ज्यादा कौन, ज्यादा अभी भी है, लेकिन आपको संख्या घटा दी गई। तो ध्यान रखिएगा सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, लेकिन अनुपात अभी भी ज्यादा है। कई जगहों पे 5.1 अनुपात था, कई जगहों पे 2.1 अनुपात, क्योंकि अब यूरोप के कहां से उतने लोगों को लाएंगे ये लोग पकड़कर, खर्चा भी तो होता है ना। तो भारतीयों की संख्या हटा दी कि भारतीयों को जो भी बड़े पोस्ट थे, यानी कुछ मैंने कहा ना कुछ भारतीयों को छोड़कर, तो जितने भी बड़े पोस्ट पे पहले रिक्रूटमेंट हो जाते थे भारतीयों के, वो भी बंद कर दिए गए कि ना तोप वगैरह इन लोगों को नहीं देना है, बड़े पोस्ट का इन लोगों को अधिकार नहीं देना है ना। थोड़ा सा आपको अब गोरखा वगैरह से ज्यादा सैनिकों को लेना है, सिख वगैरह के इन लोगों ने सपोर्ट किया, तो अवध के सैनिकों की संख्या कम की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीयों की संख्या कम की गई थी, बट अनुपात रेशियो अभी भी ज्यादा था। क्लियर, ध्यान रखना।
भारतीयों की संख्या 1,40,000 कर दिया गया था। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1858, जिसको आपको कैनिंग इलाहाबाद के किले में पढ़ते हैं। इसके बाद इस अधिनियम के तहत कई सारे प्रावधान किए जाते हैं, जैसे आपको एक कहा जाता है कि भारत सचिव बनाया जाएगा, नियुक्त होता है ना, जो कि जिसका ऑफिस ब्रिटेन में ही रहेगा, उसको रिपोर्ट करना है। अब कोई कंपनी नहीं, अब यहीं पर वायसराय होंगे, भारत सचिव को रिपोर्ट करेंगे, फिर वहां से निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा होता है कि हम रियासतों के साथ कोई भी अब रियासतों को नहीं मिलाएंगे, है ना। एक आपको ये किया गया था, रियासत, चूंकि कई सारी रियासतों ने इनका सपोर्ट किया था, रियासतों को नहीं मिलाने की बात की गई। मतलब कि हम लोग रियासत को अब नहीं मिलाएंगे, क्योंकि चाहे वो आपको सिंधिया हो या अन्य कोई भी, भोपाल वगैरह, ये भी सभी हैदराबाद, ये लोग सपोर्ट किए थे, कहा जाता है। इसलिए कैनिंग ने कहा भी था कि 1857 की क्रांति एक बाढ़ की तरह आई थी, लेकिन कई सारे रियासतों ने, जिसमें सिंधिया का नाम भी लिया था, हमारे लिए बांध का काम किया। सोच लीजिए तो कितना महत्व होता है। इसलिए आपको एक लगा कि भैया इन लोगों के साथ इंटरफेयर मत करो, ये लोग हमारे ही हैं, है ना, इन लोग हमारे बड़ा काम आएंगे, इन फ्यूचर भी हो सकता है कि ये लोग काफी काम आएंगे। तो इन लोगों के साथ छेड़छाड़ फिर बंद कर दिया गया, महारानी ने मना कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आप देख लेते हैं, है ना। ऑल स्टेनले जो कि तत्कालिक भारत सचिव थे, इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा था इसको, कि ये सिपाही विद्रोह है यार। पोस्ट देखिए क्या क्या है, भारत सचिव। ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हम लोग परेशान करिए, कहते कि सर अरे सैनिक विद्रोह है, वेतन वेतन नहीं मिला, वही लोग विद्रोह कर दिए। अपने सरकार को जस्टिफाई करेंगे ना, तो अपने सरकार को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि सैनिक विद्रोह है, परेशान नहीं होना है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। इसके अलावा किसने किसने भाग नहीं लिया, साहूकारों ने भाग नहीं लिया, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, जमींदार ने। तो आप कहिएगा सर कुंवर सिंह आप पढ़ाए, तो मेनली मैक्सिमम, है ना, जब भी हम लोग बात करेंगे इन जनरल, कुछ जमींदारों ने, अब बिहार के ही, उत्तर बिहार के सब जमींदार सपोर्ट किए थे बिहार को, ये ब्रिटिश को। उत्तर बिहार के सभी ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था, सभी ने जमींदारों ने। शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग नहीं था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मध्य वर्ग भी इनसे जुड़ाव नहीं हुआ था। क्यों? वही था कि यहाँ पर चीजें अपनापन जैसा नहीं दिख रहा था, कि भाई लग रहा था कि अच्छा ये तो खुद के लिए कर रहे हैं, तो खुद के लिए। तो जब तक से मध्य वर्ग का जुड़ाव किसी आंदोलन, गांधी क्यों हिट हो गए, गांधी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, उन्होंने आम जनता को पकड़ा, बताया कि भाई ये मुद्दा तुम्हारा है, ये मुद्दा मेरा सिर्फ नहीं है। तो ये लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाए, ठीक है। इसके बाद फैजाबाद से नेतृत्व तो अहमदुल्ला किए थे मूल रूप से, जो कि तमिलनाडु के थे। इसके अलावा बिहार का मुंगेर, चित्तौड़, मतलब बिहार में चित्तौड़ नहीं है, राजस्थान में, देन आपको मद्रास, ये एकदम से अप्रभावित रहे। सिंधिया, हैदराबाद, इन लोगों ने आपको अंग्रेजों को, मुंगेर इसलिए भी था क्योंकि आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। ये आपको बिहार झारखंड है, ठीक है, ये बिहार, ये देवघर में सबसे पहले हुआ था, रोहिणी गांव में। तो यहीं से आपको ऊपर आइएगा तो मुंगेर पड़ता है, भागलपुर। तो यहाँ पर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था ना कि आपको यहाँ पर विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र था जो कि एकदम से अप्रभावित है। ऐसा नहीं था कि वहां के लोग विद्रोह नहीं किए थे, है ना, मतलब कि इतना टाइट कर दिया था कि नहीं हो पाया। बैरकपुर में उस समय आपको ब्रिटिश कमांडर था जॉन बेनेट। इसके अलावा कैप्टन गार्डन, मैंने जो शुरू में बताया था, ये मंगल पांडे के मित्र थे। इन्होंने भी भारतीय अंग्रेजी सेना का क्या किया था, विद्रोह किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी कुछ फैक्ट्स हैं, किसने क्या कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखें, इन सभी महोदयों ने इसको क्या कहा था, सिपाही विद्रोह कहा था। जो भी अंग्रेज का मैक्सिमम सपोर्टर रहेगा, इसमें से एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आपको डिजरेली का ध्यान रखिएगा, इसने क्या कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली चूंकि वहां के अपोजिशन में थे, तो सरकार को तो गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो करेंगे सिपाही विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह है, ये क्रांति है, सरकार को हटाइए, मुझे लाइए। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता। इसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछता है, जिसका जिसका पूछता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आउटरम टेलर आपको है, टेलर है, ट्रेलर नहीं है। इन्होंने आपको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। इसके बाद मजूमदार का तो जान ही रहे होंगे आप लोग, एस एन सेन ध्यान रखिएगा, सावरकर का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ना क्या कौन, तो ये इलाहाबाद का ध्यान रखिएगा, बनारस का, बाकी तो मैंने दिखवा दिया। इसको फैक्ट्स को एक बार रीचेक कर लीजिएगा, है ना। फैक्ट्स कई कई जगह पे अलग अलग होते हैं, तो इसको थोड़ा सा रीचेक आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये 58 है देखो, है ना। ये इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा फैक्ट्स को। तो यही दोस्तों आपको था 1857 की क्रांति। मैक्सिमम फैक्ट्स, मैक्सिमम मैंने आपको कंसेप्ट, जो कि कंसेप्चुअली अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर फंस सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है।
शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका जो आपको PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, एक सेकेंड, अभय सर PW या BPSC वाला, है ना, दोनों में से किसी में मिल जाएगा। तो ये आपको दोस्तों 1897 की क्रांति थी। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, सभी को, है ना, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।